अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी का तीसरा लेक्चर करना है आज, और हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को आज इस लेक्चर में हम ख़त्म कर दें। ओके, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को शुरू किया था, और इसमें हम लोगों ने 3 तरह से डिस्क्राइब करना सीखा था गिवन डेटा को, स्टेम एंड लीफ प्लॉट, जहाँ पे हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि बेसिकली एक गिवन डिजिट है अगर, तो उसमें हम किस तरह से लीडिंग डिजिट को स्टेम और ट्रेलिंग डिजिट को लीफ बनाएंगे, और इस तरह से ओवरऑल जो भी गिवन डेटा है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। फिर डॉट प्लॉट बनाना सीखा था, जो कि रिलेटिवली तीनों तरह के डिस्क्रिप्शन में सबसे ज़्यादा आसान था। और फाइनली हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि किस तरह से क्लास इंटरवल्स को की विड्थ को अगर सेम रखा जाए तो हिस्टोग्राम कैसा बनता है, ठीक है? इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कौन सा हिस्टोग्राम दुरुस्त है, बिकॉज़ एवरी पर्सन कैन हैज़ हिज़ और हर चॉइस ऑफ नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। फिर इसी तरह से अगर किसी एक क्लास इंटरवल में बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स फॉल कर रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि हम थोड़ा-सा उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकें, तो फिर हम उसे अनइक्वल क्लास इंटरवल विड्थ्स के साथ रिप्रेज़ेंट करेंगे। तो इस सूरत हाल में फिर हम वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज नहीं रिप्रेजेंट करते, फिर हम वी वांट टू सी डेंसिटी देन, ठीक है? फिर हम लोगों ने डेंसिटी कैसे कंप्यूट करनी है वो भी लास्ट टाइम देखा था। और फाइनली शेप्स ऑफ हिस्टोग्राम, वो भी ज़रूरी है इसलिए देखना क्योंकि फिर हमें डेटा के बारे में उन शेप्स के थ्रू पता चलता है। ओके, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का ही एक टॉपिक 1.3 पढ़ना है, मेजर्स ऑफ लोकेशन, और उसमें हम इन 4-5 चीज़ों को करना सीखेंगे: मीन, मीडियन, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स और ट्रिम्ड मीन। आप लोगों ने शायद इनके नाम कहीं ना कहीं ज़रूर सुने हों। लोकेशन का मतलब कि डेटा लोकेटेड कहाँ पे है, और चूंकि हम सारा डेटा तो ऑफ कोर्स नहीं फाइंड कर सकते, तो फिर हम उसकी जो लोकेलिटी है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं उसकी मिडल वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू के थ्रू, ठीक है? बस कम से कम मीन या मीडियन तो इसीलिए इस्तेमाल होते हैं। और फिर हम आगे ये भी देखते हैं कि क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स जो हैं वो किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं। अच्छा, मीन आई एम श्योर आप लोगों ने पहले कहीं ना कहीं ज़रूर कंप्यूट किया होगा। इस स्लाइड के ऊपर आपको जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि थोड़ा सा बस मैं आपको इसलिए बता दूं कि ये वेरिएंस में जाके फिर हमें थोड़ी आसानी होगी। हम जब बात करते हैं सैंपल की, तो सैंपल में हमारे पास होते हैं ओनली फ्यू एलिमेंट्स, ठीक है? थोड़े से एलिमेंट्स होते हैं। लेट्स नॉट टॉक अबाउट हाउ मनी, ठीक है? लेकिन थोड़े एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन में कम एलिमेंट्स होते हैं। और हम कहते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना इन अ सैंपल, सैंपल का साइज कह लो या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डेटा वैल्यूज़ इन अ सैंपल, इसको हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन के साथ, ठीक है? और इसी तरह से हम जब बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो हम इसमें कहेंगे मैनी एलिमेंट्स, ठीक है? अगेन हाउ मैनी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन पॉपुलेशन में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, और हम लोगों ने जब इसका साइज़ रिप्रेजेंट करना होगा पॉपुलेशन का, तो वी वुड लाइक टू डू इट विथ कैपिटल एन, ताकि सैंपल का साइज़ को जब हमने रिप्रेजेंट करना है और पॉपुलेशन के साइज़ को हमने जब रिप्रेजेंट करना है, तो वी वांट टू यूज़ डिफरेंट वेरिएबल्स, ताकि हमें बस देखते ही आसानी से पता चल जाए। अच्छा, ओके, अब कमिंग बैक टू द कंप्यूटेशन ऑफ मीन, तो फॉर्मूला दोनों के लिए सेम ही रहता है। हम सारे एलिमेंट्स को, अगर हम बात कर रहे हैं सैंपल की, तो उसमें जितने एलिमेंट्स हैं हम सारे एलिमेंट्स को ऐड करके एन से लोअर केस एन से डिवाइड करेंगे, जो भी सैंपल का साइज़ है। और अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स गिवन हैं, हम सारों को ऐड अप करके कैपिटल एन जो भी नंबर है, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उस पॉपुलेशन में, उससे डिवाइड करेंगे ताकि हमें पॉपुलेशन का मीन मिले। एक चीज़ आप यहाँ पे और ऑब्ज़र्व करोगे कि सैंपल का मीन हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, एक्स के ऊपर बार, और पॉपुलेशन का मीन हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ठीक है? तो जिस तरह से सैंपल का साइज़ और पॉपुलेशन का साइज़ डिफरेंट तरह से रिप्रेजेंट होता है, इसी तरह से सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन, इन दोनों के जो वेरिएबल्स हैं, रिप्रेजेंटिंग वेरिएबल्स, वो डिफरेंट है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल इसलिए रखना है क्योंकि अभी तो अ, मतलब हम इनको बहुत सरसरी सा देख रहे हैं, लेकिन अगले
चैप्टर्स में मीन का जिक्र बहुत ज़्यादा दफ़ा होगा, तो फिर अगर सिर्फ वेरिएबल आपके सामने लिखा हुआ है यानी कि एक्स बार या फिर म्यू, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये हम पॉपुलेशन मीन की बात कर रहे हैं या फिर सैम्पल मीन की। ओके, अच्छा फिर हमारे पास एक और तरीका भी है सेंट्रल वैल्यू फाइंड करने का, विच इज़ मीडियन। अच्छा, पहले तो हम जरा मीडियन की डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर हम इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जब हमारे पास एक ऑलरेडी तरीका है सेंट्रल वैल्यू फाइंड करने का, विच इज़ मीन, तो व्हाई डू वी नीड अनदर मेथड टू फाइंड द सेंट्रल वैल्यू। अच्छा, अब जो मीन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट उसे करता है आउटलायर। आउटलायर मैंने आपको शायद थोड़ा सा पहले भी बताया था कि जब हमारे पास ज़्यादातर वैल्यूज़ आर गैदर्ड अराउंड वन प्लेस, फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेट ऑफ वैल्यूज़ को डॉट प्लॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, लेट्स सपोज मेरे पास उसका कुछ और बीच में यहाँ वैल्यूज़ आएंगी और आखिरी वैल्यू 10 है, तो लेट्स सपोज मेरे पास कुछ 4 वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनके वैल्यू 2 है, एक वैल्यू 1 पे है और 2 वैल्यू 3 पे हैं और फिर एक वैल्यू मेरे पास ब्रैकेट 10 पे आती है। ठीक है, तो आप अगर इस डॉट प्लॉट को थोड़ा क्लोजली मॉनिटर करो तो आपको अंदाज़ा होगा कि ज़्यादातर वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पे सेंटर्ड है। ठीक है, तो 10 की एक एक इक्का दुक्का वैल्यू आ गई। मिसाल के तौर पे वो जो गैलन्स ऑफ पेंट सेल आउट करने की बात थी, तो किसी एक पर्टिकुलर दिन 10 लीटर पेट्रोल सेल आउट होता है तो वो फिर एक आउटलाइंग वैल्यू है। ठीक है, दिस डज नॉट हैपन एवरी डे। तो आउटलायर जो कि बाकी वैल्यू से इतना मुताबिकत नहीं रखता। अच्छा, अब होता यूँ है कि अब अगर हम इसका मीन फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो यू कैन सी वेरी इजीली कि अगर हम इस वैल्यू को शामिल करके मीन निकालें तो फिर मीन यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। ठीक है, और अगर हम इस वैल्यू को एक्सक्लूड कर दें, इस वैल्यू को अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो मीन यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा जो कि खासा ट्रू मीन होगा। ठीक है ना, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि जो आउटलायर है वो मीन को खासा डिस्टर्ब कर सकता है। तो फिर हम इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मीन एक्सक्लूडिंग आउटलायर एंड दिस मीन, जो कि यहाँ पे कहीं पे कंप्यूट होकर हमारे पास आएगा, दिस मीन वुड इंक्लूड आउटलायर। ठीक है, अच्छा, तो अब हमें हमारे पास कोई कंप्यूटेशन का एक ऐसा मेथड भी होना चाहिए, कोई सेंट्रल वैल्यू कंप्यूट करने का कोई ऐसा तरीका भी होना चाहिए जहाँ पर आउटलायर वैल्यू जो है वो इतना अफेक्ट डेटा पॉइंट को ना करे। तो मीडियन इज़ दैट वे। मीडियन हम बेसिकली इस तरह से करते हैं कि हम सबसे पहले हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में सारे डेटा को लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब है कि हम लेट्स सपोज है कि मेरे पास ये कुछ वैल्यूज़ हैं 6, 12 और 2। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब है कि मैं इसे 2, 6 और 12 ऐसे लिखूँगी। तो पहले हम सारे गिवन डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख के फिर हम अ, उसमें से मीडियन निकालते हैं सच दैट कि मीडियन इज़ इक्वल टू n+1 अपॉन ट्रूथ वैल्यू इफ़ इट इज़ एन ऑड नंबर, इफ़ n इज़ एन ऑड नंबर, और अदरवाइज़ मीडियन जो है वो दो नंबर्स का एवरेज होती है। ये आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कौन से दो वैल्यूज़ अगर हमारे पास n इवन हो। इसकी हम एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। वैसे आगे तो मीडियन हम लोगों ने कंप्यूट करना है कई जगह, बट स्टिल थोड़ा सा इसको ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे मेरे पास कुछ 5 वैल्यूज़ हैं, 1, 1.5, 3 और 2, एंड लेट मी राइट अ वेरी बिग वैल्यू सच एज़ 20। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इसका मीन लिखना चाहती हूँ, आई शुड राइट एक्स बार। ठीक है, तो मुझे इन सब वैल्यूज़ को ऐड करके, ठीक है, इसको 5 से डिवाइड करना चाहिए। मैंने चूँकि इसकी कंप्यूटेशन नहीं करके रखी तो आप इसकी कंप्यूटेशन कर लेना। लेकिन अगर मुझे इंस्टेड एक्स टिल्डे फाइंड आउट करना है विच इज़ मीडियन, तो पहला जो मेरा काम होगा वो ये कि मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम इसको लिखेंगे तो ये मेरे पास नहीं 2 नहीं आएगा, यहाँ पे मेरे पास 1.5 फिर 2
फिर 3, फिर 20। तो पहला स्टेप मेरे पास ये है कि मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। फिर चूँकि यहाँ पर n की वैल्यू 5 है विच इज़ एन ऑड नंबर, तो मेरे पास जो मीडियन निकलेगा दैट वुड बी इक्वल टू n+1/2th वैल्यू, ठीक है, विच इज़ 5 + 1/2, 6/2। मैं ये भी लिख दूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो कि इसकी वैल्यू 3 नहीं आएगी, बल्कि थर्ड पोजीशन में जो वैल्यू पड़ी होगी वो मेरा मीडियन होगा। ओके, सो थर्ड पोजीशन, और ये मेरे पास फिर बनेगी जो वैल्यू मीडियन की, दैट वुड बी 2। ठीक है, तो आप की जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी ना, वो आप उसका आप अंदाज़ा उसका लगाओगे कि अगर आपके पास थोड़ी सी आउटलाइंग वैल्यूज़ हैं तो मीन आपको ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा आ सकती है, ठीक है। और वो जहाँ पे ज़्यादा डेटा लाई कर रहा है मे बी उसके मीन को वो रिप्रेजेंट ना करे, लेकिन मीडियन कैन बी समवट ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल पोजीशन ऑफ द डेटा, ठीक है। अच्छा जी, ओके। फिर हमारे पास डेटा को रिप्रेजेंट करने के और तरीके भी हो सकते हैं, डेटा को डिवाइड करने के। हम सिर्फ उसकी सेंट्रल पोजीशन फाइंड नहीं करनी, हम ये भी देखना चाहते हैं कि लेट्स सपोज कि 25% डेटा कितनी वैल्यू पे आता है, या 75% डेटा कितनी वैल्यू पे आता है, तो हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ क्वार्टाइल, ठीक है। अच्छा, अब आपके सामने क्वार्टाइल की ना सिर्फ डेफिनेशन लिखी हुई है, बल्कि एक बॉक्स प्लॉट सभी इसे नॉट नॉट सॉरी इसे बॉक्स प्लॉट नहीं कहेंगे, कुछ बॉक्सेस भी बने हुए हैं, कुछ रिप्रेजेंटेशन भी बनी हुई है, जिससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि जो हमारे पास क्वार्टाइल्स हैं ना, बेसिकली वो डेटा को ओवरऑल डेटा को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हम लोगों ने जो इसे फाइंड आउट करना होता है वो 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं, Q1, Q2 इज़ ऑलवेज़ द मीन, और Q3। तो आप बेसिकली ये समझ लो कि हम जब Q2 फाइंड करते हैं ना, तो हम डेटा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि Q2 इज़ बेसिकली द सेंट्रल वैल्यू। तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू से लेकर Q2 तक यानी कि मीडियन तक डेटा का एक हिस्सा हो गया, और फिर मीडियन से लेकर लार्जेस्ट वैल्यू तक डेटा का दूसरा हिस्सा हो गया। फिर हमारे पास ये जो लोअर हाफ है, जो ज़ीरो से सॉरी ज़ीरो नहीं, स्मॉलेस्ट वैल्यू से लेकर मीडियन तक जो डेटा हमारे पास हाफ डेटा पॉइंट्स होते हैं, उनका हम फिर एक दफ़ा दोबारा मीडियन निकालते हैं, ठीक है, वी कॉल इट Q1। और इसी तरह से हमारे पास जो डेटा का अपर हाफ है विच इज़ फ्रॉम मीडियन टिल द लार्जेस्ट वैल्यू, हम उनका एक दफ़ा दोबारा मीडियन निकालते हैं, वी कॉल इट Q3। तो ये 3 पॉइंट्स हमने कंप्यूट करने होते हैं, Q1, Q2, Q3। और अगर आप देखो कि इनकी कंप्यूटेशन के बाद डेटा को बेसिकली हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, तो वी विल कम टू नो कि हमारे पास जो 25% डेटा जो है उसमें कौन-सी वैल्यूज़ लाई कर रही हैं, एंड सो ऑन। इसकी हम कुछ आगे कंप्यूटेशन भी करते हैं, मतलब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये गिवन डेटा सेट है, और इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करना चाह रहे हैं बाय फाइंडिंग क्वार्टाइल्स। और ये जो आपके सामने एग्जांपल है ना, इसमें इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। अच्छा, आप प्रॉब्ली इस बात को नोट करोगे कि अगर जब हम लोगों ने क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं, तो हमें इस क्वेश्चन के लिए भी या इस कंपटीशन के लिए भी डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 62, 63, 64 दो दफ़ा, फिर 70, उसके बाद 72, 76, 77 और फिर 81 दो दफ़ा, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे पास ये जो वैल्यूज़ हैं, इसको मुझे 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो हमारे पास n यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n मेरे पास 10 है विच इज़ एन इवन नंबर, ठीक है। तो मेरे पास जो मीडियन निकलेगा वो बेसिकली निकलेगा ये जो फिफ्थ पोजीशन है, ठीक है, n/2, फिफ्थ पोजीशन और सिक्स्थ पोजीशन पे जो नंबर्स हैं इन दोनों के एवरेज, यानी कि 70 + 72 डिवाइडेड बाय 2। और
यहाँ पे मेरे पास एक नंबर आएगा, आप नोट करोगे मीडियन ये जो मेरे पास निकला है या Q2 जो मेरे पास निकला है, दैट इज़ बेसिकली नॉट द पार्ट ऑफ एक्चुअल डेटा, तो दैट इज़ ओके। Q2 विच इज़ मीडियन इज इक्वल टू 71, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास जो लोअर हाफ है डेटा का विच इज़ फ्रॉम 62 टू 70, अब मुझे इसका मीडियन निकालना है जिसको मैं फिर Q1 से रिप्रेजेंट करूँगी। तो ऑड में थोड़ा आसान होता है, हम लोगों ने एग्जैक्टली सेंटर वैल्यू देखनी होती है, तो ये मेरे पास आ जाएगा Q1। और इसी तरह से 72 से लेकर 81 तक मुझे जो डेटा है अवेलेबल उसका मीडियन निकालना है, तो ये 77 मेरे पास आ जाएगा Q3, ठीक हो गया। तो ये हम लोगों ने बेसिकली डेटा को चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मतलब लोएस्ट वैल्यू से लेकर Q1 तक, फिर Q1 से लेकर यहाँ मीडियन तक, मीडियन से Q3 तक, और फिर Q3 से लेकर लास्ट वैल्यू तक। ये मेरे पास डेटा जो है चार हिस्सों में डिवाइड हो गया। हम लोगों ने इसमें तीन कंप्यूटेशंस करनी है, Q1, Q2 और Q3 की। अच्छा, इसी तरह से एक हम और एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास ऑड डेटा सेट गिवन हो, सच दैट कि जो हमारे पास डेटा वैल्यूज़ गिवन है, ये जो सैम्पल साइज़ इज़ ऑड, तो हम उसमें कैसे कंप्यूटेशन करते हैं। अच्छा, वो इतना कोई फ़र्क नहीं है, जो दोनों तरीक़ाकार है वो एक ही है। इसमें चूँकि हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, साइज़ इसका ऑड है, तो एग्जैक्टली सेंटर वैल्यू जो है वो मीडियन बन जाएगी। और अगर आप यहाँ पे देखो तो अब कुछ इस तरह की सूरत हाल है कि मेरे पास जो लोअर हाफ है, अब बिकॉज इट इज़ इवन इन नंबर, तो जो मुझे मुझे Q1 की जो मैंने कंप्यूटेशन की है वो फिर इस तरह से की है कि 13 और 4 जो जो दो सेंट्रल वैल्यूज़ बनती हैं लोअर हाफ के हवाले से, उनको सम अप करके तो डिवाइड किया है, ठीक है। और इसी तरह से अपर हाफ में चूँकि चार वैल्यूज़ हैं, लोअर हाफ और अपर हाफ में हमेशा सेम नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। तो फिर आप मुझे 19 और 21 को ऐड करके और उनकी एवरेज लेनी है विच विल कम आउट टू बी 20। तो मेरे पास ये Q1, Q2 और Q3 की कंप्यूटेशन जो है वो आ गई। अच्छा, एक छोटी-सी चीज़ यहाँ पे, अब आप लोगों ने ये मिस्टेकनली नहीं समझना कि मेरे पास अगर ऑड नंबर का साइज़ है, मतलब इफ साइज़ इज़ ऑड, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि Q2 और Q3 हमेशा मतलब एवरेज से ही निकलेंगे। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट वंस मोर। अच्छा, ये हमारे पास इस तरह की सिचुएशन थी कि चूँकि ऑड नंबर से, और अगर हम लोगों ने 17 जो कि मिडल वैल्यू थी, इसको हम लोगों ने मीडियन कह दिया। अब हमारे पास जो दोनों तरफ जो लोअर और अपर हाफ्स हैं, दे हैव 4 नंबर्स ईच, ठीक है। अगर यही 5 नंबर्स ईच यहाँ होते, तो ऑफ कोर्स फिर हम लोगों ने जो जिस तरह से पिछली एग्जांपल में यहाँ पे Q1 और Q3 को निकाला था, हम यहाँ पे भी इसी तरह से निकाल लेते। तो बेसिकली इन दोनों एग्जांपल्स को बताने का मकसद ये है कि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि, मतलब मैं लेट मी गो टू प्रीवियस एग्जांपल दिस वन। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जैसे मैंने Q2 जो यहाँ पे कंप्यूट किया है, इसकी जो वैल्यू आई है इट्स नॉट पार्ट ऑफ डेटा, बट Q1 एंड Q3 आर पार्ट ऑफ डेटा। वो ऐसी वैल्यूज़ निकली हैं जो कि डेटा सेट में मौजूद हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जो एग्जांपल किया उसमें Q2 इज़ पार्ट ऑफ डेटा, लेकिन Q1 और Q3 आर नॉट पार्ट ऑफ डेटा, ठीक है। जैसे 13.5 इस डेटा सेट का हिस्सा नहीं है। और इसी तरह से हम हमारे सामने ऐसी एग्जांपल भी आ सकती है कि Q1, Q2 और Q3 तीनों पार्ट ऑफ डेटा हों, ऐसी वैल्यू भी आ सकती है, ऐसा डेटा सेट भी हमारे पास आ सकता है। अच्छा जी, तो अब क्वार्टाइल में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम गिवन डेटा सेट को चार हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अब एक और टर्म है हमारे पास, परसेंटाइल। परसेंटाइल बेसिकली अगर मैं इसको क्वार्टाइल के कॉन्सेप्ट पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, तो ये पूरे गिवन डेटा सेट को बेसिकली 100 हिस्सों में डिवाइड करता है, ठीक है। आप लोगों ने इस लफ्ज़ का नाम ज़रूर सुना होगा जिस वक़्त आप लोगों ने अपना NTS का टेस्ट दिया होगा। आई एम नॉट श्योर उसे गैट कहते हैं कि नेट कहते हैं, लेकिन आप लोगों ने वो टेस्ट दिया होगा और आपके सामने जब रिजल्ट कार्ड आता है तो उसके ऊपर परसेंटाइल भी लिखा होता है। क्योंकि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि अगर 100 नंबर का मिसाल के तौर पे टेस्ट हुआ है और एक वक्त में जितने भी लोगों ने टेस्ट दिए, ठीक है, 1000 लोगों ने टेस्ट दिया, तो हो सकता है कि उसमें से हाईएस्ट मार्क्स जो 60 आए हों, ठीक है, इट्स क्वाइट पॉसिबल। तो अगर आपके मार्क्स लेट्स सपोज 55 आए हैं, तो 55 को फिर हमारी मतलब फिर परसेंटेज देखना माइट नॉट बी द राइट थिंग टू डू, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि परसेंटाइल क्या है, क्योंकि अगर हाईएस्ट 60 है तो इसका मतलब है कि 55 इज़ नॉट अ बैड नंबर, राइट।
तो इसलिए परसेंटाइल में बेसिकली हम ये देखते हैं कि हम जो गिवन डेटा सेट है उसमें किस पोजीशन पे खड़े हैं। तो अगर लेट्स सपोज आप एक का आपका पर्टिकुलर परसेंटाइल है, लेट्स सपोज विच इज़ 80, तो इसका मतलब ये होगा कि आप जिस डेटा सेट को बिलोंग कर रहे हो उसमें 80% लोग आपसे नीचे हैं। ठीक है। अच्छा, इसको हम थोड़ी सी एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करते हैं। मसलन हमारे पास ये 10 नंबर अवेलेबल हैं और हम ये पता करना चाह रहे हैं कि इसमें जो नंबर एक 70 है उसका परसेंटाइल क्या बनता है। अच्छा, वंस अगेन जैसे कि हम लोगों ने क्वार्टाइल में किया था या मीडियन में किया था, परसेंटाइल की डिटर्मिनेशन के लिए भी आपको डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। ये चूँकि डेटा हमारे पास ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है इसलिए वेल इनफ। ये हमारे पास जो नंबर्स गिवन है, हम ये पता करना चाह रहे हैं कि 70 जो है उसका परसेंटाइल क्या है। ठीक है। तो आप अपने सामने स्क्रीन पे देख सकते हो। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप बेसिकली पहले सबसे पहले ये देखोगे कि 70 जो स्कोर है उससे नीचे कितनी वैल्यूज़ हैं। तो व्हेन यू काउंट देम यू विल कम टू नो कि दे आर 6 इन नंबर। और परसेंटाइल कंप्यूटेशन का फॉर्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ बिलो एक्स एक्स यहाँ पे 70 है। हम जिस नंबर का परसेंटाइल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ बिलो कितनी है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास जो 70 से जो नीचे वैल्यूज़ हैं दे आर 6, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो कि हमें गिवन है दे आर 100 और ये परसेंटाइल ऑफ 670 जो है ये हमारे पास 60 आ गया। ठीक है। तो अब इस डेटा सेट की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं किसी के मार्क्स अगर 70 आए हैं और हम लेट्स सपोज के 10 बच्चों को कंपेयर कर रहे हैं विद दीज मैनी नंबर्स ऑफ ईच स्टूडेंट, तो किसी के अगर नंबर 70 आए हैं तो वो बेसिकली उसका परसेंटाइल 60 यानी कि 60% लोगों के नंबर उससे कम है। अच्छा जी, इसी तरह से अब इसी सवाल को करने का एक और तरीका हो सकता है। पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं कि जो दूसरी तरह का सवाल उसे करना कैसे, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पे हम पहले हमारे पास पूरा डेटा सेट अवेलेबल था और हमें कहा गया था कि इसमें जो नंबर 70 है ना, इसका परसेंटाइल क्या है। अच्छा, अब हम ये पता करना चाह रहे हैं कि हम एक पर्टिकुलर परसेंटाइल पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि उसके नंबर कितने होंगे। ठीक है, उल्टा हिसाब हम लोगों ने कर दिया। ओके, तो ये जो आपके सामने 100th परसेंटाइल लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि 100 पी कोई डेसिमल वैल्यू होगी। तो अगर मैं 100th को अब मतलब लेट्स सपोज कि इसी को चलो हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी वुड लाइक टू राइट 100.7 परसेंटाइल। ये आप समझ लो कि बीच में एक जो गैप है दैट रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन, तो ये बेसिकली 70th परसेंटाइल बन जाता है। ठीक है, तो पी जो है ना यहाँ पे जैसे आपके सामने जो लिखा हुआ है कैलकुलेटिंग द सैम्पल 100th परसेंटाइल, तो पी वुड बी इक्वल टू 0.7 और ओवरऑल ये फिर 70th परसेंटाइल बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो हम ये पता करना चाह रहे हैं कि जैसे 70th परसेंटाइल है तो उस पे सैंपल वैल्यू है, कौन सा सैंपल है जो कि 70th परसेंटाइल पे लाई करता है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि हम सबसे पहले नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन देखते हैं, व्हाट इज़ द सैंपल साइज़ और n। ठीक है, पहला स्टेप हमारा ये होता है। उसके बाद नंबर 2 ये होता है कि हमें ये जो p गिवन होता है हम वही मल्टीप्लाई n एंड p। अच्छा, अब अगर NP का जो प्रोडक्ट है इफ इट इज़ नॉट एन इंटीजर तो राउंड इट अप टू द नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास इन दोनों का जो प्रोडक्ट है N और P का वो 55.8 आया तो इसको हम राउंड अबाउट करके तो 56 पे ले जाएंगे। और अगर NP इज़ एन इंटीजर, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि लेट्स सपोज की वैल्यू k आती है तो kth सैंपल और k प्लस 1th सैंपल, इन दोनों सैंपल्स को उठा के उनका मीन लेंगे। अच्छा, अब इसको मिसाल के तौर पे हम ज़रा करने की कोशिश करते हैं कि ये हमें एक डेटा सेट गिवन है एंड वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू दैट लाइज ऑन 97th परसेंटाइल। ठीक है। अच्छा, तो पहला काम हमारा यहाँ पे ये है कि हम n फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो n को अगर आप कंप्यूट तो नहीं, ऑफ कोर्स उसे करना, आपने सारे नंबर्स काउंट करने हैं। जब आप ये सारे नंबर्स काउंट करोगे तो विल कम टू नो कि n इज़ इक्वल टू 80। अच्छा,
और इसी के साथ हमें पी भी फाइंड आउट करना है। बिफोर आई राइट इट डाउन, आप जस्ट फिगर आउट करने की कोशिश करो कि पी यहाँ पे क्या है। जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया वहाँ से आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगी पी फाइंड आउट करने में, और बेसिकली विल कम टू नो कि पी इज़ इक्वल टू 0.97। ठीक है, क्योंकि इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 97 बन जाता है, जो हमें 97 परसेंटाइल फाइंड करना है। अच्छा, अब दूसरा स्टेप हमारा ये है कि हमने एन और पी को मल्टीप्लाई करना है, और एन और पी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 77.6। अब सिंस इट इज़ नॉट एन इंटीजर नंबर, तो अगर मैं पिछली स्लाइड पे जाऊँ तो पिछली स्लाइड से मुझे ये पता चलता है कि मुझे इस चीज़ को रीड आउट बेसिकली करना है कि फैन पी इज नॉट एन इंटीजर, तो राउंड इट अप टू द नेक्स्ट इंटीजर एंड फाइंड द corresponding ऑर्डर्ड वैल्यू। ओके, तो इसको मैं जब राउंड ऑफ करूँगी तो आई विल गेट 78। अब मुझे देखना है कि 78th पोजीशन पे डेटा कौन सा पड़ा हुआ है। तो व्हेन यू विल काउंट ऑल दिस वैल्यूज यू विल गेट कि 78 पोजीशन पे 28.6। तो ये जो 28.6 डेटा वैल्यू है इट इज़ बेसिकली एट 97 परसेंटाइल, या फिर हम ये कह सकते हैं कि या मतलब जिसका मतलब ये है कि 97% वैल्यूज़ 28.6 से कम है। अच्छा जी, तो ये परसेंटाइल के ना दो सवाल आ सकते हैं। एक एक तरीका ये है कि हम एक पर्टिकुलर डेटा वैल्यू, जैसे अगर 18.7 है मिसाल के तौर पे, यहाँ पे हम ये देखना चाहेंगे कि कौन से परसेंटाइल पे है, या ये वाली वैल्यू के किसी पर्टिकुलर पीएथ परसेंटाइल पे 100 पीएथ परसेंटाइल पे कौन सा डेटा वैल्यू लाए करता है। अच्छा जी, अब इसी के साथ आगे आता है हमारे पास ट्रिम्ड मीन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ट्रिम्ड मीन जो है वो बेसिकली इट इज़ अ कंप्रोमाइज बिटवीन मीन एंड मीडियन। ठीक है, समटाइम्स इफ वी आर नॉट हैप्पी विद मीन बिकॉज हमें हम वी नॉट सेटिस्फाइड कि जी आउटलायर्स उसमें हैं, तो मीन हमें बहुत उसकी वजह से एक डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। और लेकिन जो मीडियन है अब वो आउटलायर को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर रहा, तो फिर इसके दरमियानी राह अगर हम निकालना चाहें तो दैट इज़ डन बाय फाइंडिंग आउट ट्रिम्ड मीन। तो ट्रिमिंग से है हमें कुछ ऑब्वियस तो होता है कि हमने कुछ यहाँ पे काट पीट करनी है, और काट पीट करने का तरीका ये है कि हमें कुछ परसेंटेज गिवन होती है कि 10% ट्रिम्ड मीन फॉर एग्जांपल। तो ये जो डेटा सेट आपके सामने गिवन है ना, आप बेशक इसको फाइंड आउट भी करना, इसको देखना भी कि इसमें कुछ ये डॉट प्लॉट इसका बना हुआ है। ठीक है, तो इसकी फॉर एग्जांपल एक वैल्यू मुझे 2 पे नज़र आ रही है और एक वैल्यू 3 पे नज़र आ रही है, एंड यहाँ पे वी कैन फिगर आउट कि वैल्यूज़ कहाँ पे, मसलन ये वाली जो वैल्यू है इट माइट बी ऑन 2.5। ठीक है, तो एक आउटलायर है हमारे पास विच इज़ ऑन 10.1। तो अब बल्कि अगर आपको वैल्यूज़ चलो यहाँ से फिगर आउट करने में मसला भी है या कॉन्फिडेंट नहीं हो अगर आप, तो ये डेटा सेट ऑफ कोर्स गिवन है। तो यहाँ पर हमें दिखाया ये गया है कि हमारे पास ये जो एक्स बार है ये इसका मीन है इस डेटा सेट का। ठीक है, आप इसको ऑफ कोर्स जो गिवन फॉर्मूला है आपके पास हम लोगों ने पहले पढ़ा था उससे कंप्यूट कर सकते हो। अच्छा, फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर में करके इट इज़ ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर, यस। पहले हम पहले वाली रो को अगर देखें और 3.3 के फ़ौरन बाद फिर 3.4 आ रहा है, तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ से हमारे पास इसका मीडियन निकालना इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। अच्छा, और उसके बाद अब ट्रिम्ड मीन कैसे हम निकालते हैं, बिकॉज वी आर नॉट कॉन्फिडेंट इस डेटा सेट में आउटलायर्स हो सकते हैं, और हो सकता है कि जो आउटलायर्स हैं वो कोई स्मॉलर वैल्यू भी हो सकती है और कोई लार्जर वैल्यू भी हो सकती है। तो व्हाट डू वी डू कि हम डेटा ओवरऑल डेटा का जो 10% स्मॉलेस्ट वैल्यू और 10% लार्जेस्ट वैल्यूज़ वो हम निकाल देते हैं, और उसके बाद हम फिर मीन की कंप्यूटेशन करते हैं। ठीक है, अच्छा लेट्स डू इट इन नेक्स्ट एग्जांपल। अच्छा, ये हमारे पास मसलन कुछ वैल्यूज़ हैं, इसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेती हूँ ताकि फिर मैं ये जो राइटिंग वाली स्क्रीन है ना इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर सकूँ। ये जो हमारे पास 6.8, 16.9, 17.1, 17.2, 17.8, 17.9 और उसके बाद 18.2
18.3, 18.3 दो दफ़ा और फिर 18.5। ओके, अच्छा ट्रिम्ड मीन तो हमें हमने फाइंड करना ही करना है, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा रुक के ना वीडियो को पॉज करके ज़रा मीन और मीडियन भी फाइंड करने की कोशिश करना। अच्छा, तो मीन तो बेसिकली ये होगा कि अगर मैं इन सारी वैल्यूज़ को सम कर लूँ और उसको मैं 10 से डिवाइड कर लूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो मीन है ना इसका, ये तो 17.7 आ जाएगा, ठीक है। मीडियन फाइंड करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में ये है, मेरे पास 10 वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो 2 3 4 5 पाँचवें और छठे नंबर पे जो वैल्यूज़ पड़ी हैं, जैसे कि ये दोनों वैल्यूज़, इन दोनों का मुझे मीन लेना है, तो वो हम बगैर कंप्यूट किए भी लिख सकते हैं। ये मेरे पास मीडियन ही आएगा एंड यू कैन सी कि मीन मेरे पास मीडियन से कम है, ठीक है। और फाइनली अब ट्रिम्ड मीन, तो अब ट्रिम्ड मीन के लिए ना सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इसकी परसेंटेज कितनी है। यहाँ पर आपके सामने जो स्टेटमेंट थी, आई गेस उसमें हाँ 10% लिखा था। 10% का मतलब ये है कि मुझे 10% लोअर और 10% अपर वैल्यूज़ को एक्सक्लूड करना है। तो 10% ऑफ 10 जो है, यानी कि टोटल मेरे पास 10 वैल्यूज़ हैं, तो 10% ऑफ 10 1 बनता है, ठीक है। तो फिर मैं एक लोअर साइड पे वैल्यू और एक अपर साइड पे वैल्यू, इन दोनों को ख़त्म करूँगी, बाकी मेरे पास रह गई 8 वैल्यूज़। तो ये जो मेरे पास एक्स ट्रिम्ड 10%, ठीक है। ट्रिम्ड मीन सच दैट कि ट्रिमिंग मैंने 10% की है। अब यहाँ पे मेरे पास 8 वैल्यू सम अप होंगी, 16.9 से लेकर 18.3 तक, और ठीक है, और उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो ये मेरे पास 8 वैल्यू सम अप होंगी और ऑफ कोर्स 8 से डिवाइड होंगी, तो और उनका जो ट्रिम्ड मीन आएगा उसकी ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यू कैन सी कि जो ट्रिम्ड मीन है वो बेसिकली मीन और मीडियन के दरमियान की एक चीज़ आती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये बेसिकली हम जब लोकेलिटी या लोकेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं अपने गिवन डेटा सेट की, तो वो हमारे पास ये कुछ तरीके होते हैं, मीन मीडियन क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल्स के थ्रू, ठीक है। और फिर हम लोगों ने ट्रिम्ड मीन का कॉन्सेप्ट ही पढ़ा। अच्छा, अब हम लोगों ने मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी या डिस्पर्शन भी हम पढ़ना चाहते हैं कि फैलाव कितना है डेटा में, और ये हम अगली स्लाइड पे तस्वीरों से आपको थोड़ा बेहतर अंदाजा होगा कि मीन मीडियन के अलावा डिस्पर्शन फाइंड आउट करना क्यों ज़रूरी है। अच्छा, इसमें जो है ना ये 3-4 चीज़ें हैं जो आप लोगों ने इस टॉपिक में पढ़नी है, विच इज़ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, अगेन आप लोगों के लिए चीज़ें नई नहीं होंगी, और बॉक्स प्लॉट, एक प्लॉट करने का तरीका है वो भी हम देखेंगे। अच्छा, अब हम डिस्पर्शन क्यों फाइंड करना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि हमारे सामने ये 3 डेटा सेट्स हैं, ठीक है? और हमें इन 3 डेटा सेट्स की अगर ये वैल्यूज़ अवेलेबल हों, ऑफ कोर्स व्हिच कैन बी फाइंड आउट, व्हिच कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम दिस स्केल, ठीक है? ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज़ हैं। तो अगर हम इन तीनों डेटा सेट 1 2 3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करके उनका मीन निकालें, तो विल सी कि इन तीनों का मीन एक जैसा निकलेगा। लेकिन अपेरेंटली उनकी डिस्पर्शन या उनका फैलाव या उनकी वेरिएंस डिफरेंट है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई थोड़ी बेहतर डेटा की समझ आ जाएगी हमें अगर हाँ आपस मीन के वैल्यू के अलावा वेरिएंस की वैल्यू भी हो, ठीक है, क्योंकि हर डेटा सेट का फैलाव डिफरेंट हो सकता है। ओके, तो अब हमारे पास जिस तरह से मीन की कंप्यूटेशन के लिए हम लोगों ने एक चीज़ समझने की कोशिश की थी कि सैम्पल डेटा है अगर हमारे पास, तो फिर हम उसकी रिप्रेजेंटेशन स्मॉल एन के थ्रू करके कैसे कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, और पॉपुलेशन अगर है हमारे पास तो उसमें रिप्रेजेंट हम कैपिटल एन से करेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन साइज को, लेकिन फार्मूला वही रहेगा, ठीक है। फार्मूला जो है वो सैम्पल मीन और सैम्पल पॉपुलेशन मीन के लिए डिफरेंट नहीं होता। अच्छा, वेरिएंस में ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कुछ नंबर्स अवेलेबल हैं x1 से लेकर xn तक, ठीक है, x2 अप टिल xn, ठीक है, सैंपल है हमारे पास ये,
और हम निकालना चाह रहे हैं इसकी वेरिएंस। तो आपके सामने एक फॉर्मूला गिवन है। आप यहाँ पे देखोगे कि आप लोगों ने बेसिकली हर नंबर एक एक नंबर को पकड़ना है और उसमें से आपने मीन को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर आपने इसको स्क्वायर करना है, ठीक है। फिर x2 को आपने पकड़ा, x2 में से मीन को सब्ट्रैक्ट किया। आई होप इट्स विजिबल, लेकिन लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ द स्क्रीन। अच्छा जी, आपने x2 को पकड़ा, आपने उसमें से मीन को सब्ट्रैक्ट किया, आपने उसका स्क्वायर किया और आप ये करते गए जब तक आपके पास आखिरी नंबर नहीं आ जाता। अच्छा, ये करने के बाद आपने इसको जो डिवाइड करना है ना, वो आपने n से नहीं करना, वो आपने n-1 से करना है, ठीक है। और हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे s स्क्वायर के साथ। s स्क्वायर इज, लेट मी राइट इट विद रेड ताकि ये आपको याद रहे, ये है सैंपल वेरिएंस, ठीक है। एस स्क्वायर इज सैंपल वेरिएंस। अच्छा, इसके बरक्स अगर हमारे पास पॉपुलेशन डेटा अवेलेबल हो सच दैट के हमारे पास पॉपुलेशन में चूंकि टोटल कैपिटल एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, लेट्स सपोज कि हमारे पास सारे पॉपुलेशन के डेटा वैल्यूज अवेलेबल हैं और हम इसकी वेरिएंस निकालना चाह रहे हैं, तो व्हाट डू वी डू, लेट मी राइट दिस थिंग हियर। अब पॉपुलेशन का मीन जो कि हमारे पास होता है ना, वो यू लाइक टू राइट म्यू है, ठीक है। x1 माइनस म्यू इसका स्क्वायर, x2 में से हम लोगों ने म्यू निकाला, सब्ट्रैक्ट किया, इस वैल्यू का स्क्वायर किया, आखिरी वैल्यू जो हमारे पास अवेलेबल है दैट इज एक्स सबस्क्रिप्ट एन, कैपिटल एन, जो कि पॉपुलेशन के डेटा साइड को रिप्रेजेंट करती है, म्यू सब्ट्रैक्ट किया, इसका स्क्वायर किया। अब नाउ यू विल सी कि मैं इसको जो डिवाइड करूंगी वो कैपिटल एन यानी कि पॉपुलेशन के साइज से करूंगी। अब ऐसा क्यों होता है? अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम लोगों ने जैसे कि पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट किया था, तो वी स्पेसिफाइड इट या डिनोटेड इट विद अ स्पेसिफिक सिंबल म्यू। तो यहाँ पे हम सिग्मा स्क्वायर इसको इस्तेमाल करेंगे पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए, ठीक है। दिस थिंग इज या दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स पॉपुलेशन वेरिएंस। अच्छा, अब ऐसा क्यों है कि हम लोगों ने जब सैंपल की वेरिएंस कंप्यूट किया तो वहाँ पे तो हम लोगों ने डिनोमिनेटर को n-1 रखा है, लेकिन जब पॉपुलेशन की वेरिएंस कंप्यूट किया तो वहाँ पे हम लोगों ने सब डिनोमिनेटर में कैपिटल n रखा है। इसलिए क्योंकि जो सैंपल की वेरिएंस होती है ना, वो पॉपुलेशन की वेरिएंस से इट कैन गेट डिफर, ठीक है। वो बेसिकली अगर हम उसको n से ही डिवाइड करेंगे ना, तो वो थोड़ी सी उसका साइज़ जो है वो डिफरेंट, सॉरी साइज़ नहीं, उसका जो उसकी जो वैल्यू है इट कैन गेट डिफरेंट। मतलब पॉपुलेशन वेरिएंस से उसका उसका आंसर डिफरेंट आ सकता है। तो हम उसको n-1 यानी कि हमें उसको छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं ताकि हमारे पास सैंपल की वेरिएंस थोड़ी सी ज़्यादा है, या यूँ आप समझ लो कि पॉपुलेशन की वेरिएंस से करीब आए। हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे थोड़ा सा मज़ीद मैथमेटिकली भी देखेंगे। अभी आप मिसाल के तौर पे ऐसे समझ लो कि अगर हम इसको स्मॉल n से डिवाइड करेंगे, ठीक है, मतलब इस वाले फैक्टर को जहाँ पास न्यूमरेटर लिखा हुआ है, अगर हम न्यूमरेटर यही रखते हुए डिनोमिनेटर को स्मॉल n लिखें, तो हमारे पास जो सैंपल वेरिएंस आएगी दैट could be very much different than the population variance। हम बेसिकली जब एग्जाम्पल उठा के उसका उसका मीन और उसका वेरियंस कंप्यूट करते हैं, तो वी एक्सपेक्ट या वी वांट कि वो जो सैंपल वेरिएंस है और जो सैंपल मीन है वो पॉपुलेशन के मीन और वेरिएंस के जैसा हो, ठीक है। तो मीन में तो यूजुअली इतना फ़र्क नहीं पड़ता या वी कैन नॉट डू मच अबाउट इट, लेकिन वेरिएंस को, सैंपल की वेरिएंस को पॉपुलेशन की वेरिएंस के करीब तर करने के लिए हम इसके डिनोमिनेटर में n-1 रखते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रा आपने ख्याल रखना है और ये चीज़ आपने याद भी रखनी है। अच्छा जी, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बेसिकली वेरिएंस का अंडर रूट होता है। तो अगर आपके पास सैंपल वेरिएंस है और आप उसका अंडर रूट लोगे, तो एस यानी कि सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी, और इसी तरह से सिग्मा स्क्वायर जो कि पॉपुलेशन की वेरिएंस है, अगर आप इसका अंडर रूट लोगे तो आपके पास सिग्मा आ जाएगा जो कि पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन होगी। अच्छा, अब फाइनली हमारे पास एक तरीक़ाकार होता है डेटा के फैलाव को शो करने का, जो कि हम बॉक्स प्लॉट से करते हैं, ठीक है। अब बॉक्स प्लॉट हमें एक पिक्टोरियल समरी दे देता है डेटा की मुख्तलिफ वैल्यूज़ की, और उसमें हमें उसकी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यूज़
डेटा का सेंट्रल पॉइंट, डेटा का स्प्रेड यानी कि उसका फैलाव, और इसी तरह से उसमें अगर कोई आउटलायर्स हैं, ये सब चीज़ें हमें बॉक्स प्लॉट को देखते हुए नज़र आ जाती हैं। क्योंकि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि अगर हमारे सामने नंबर्स दिखे हुए हैं तो हम वी कैन नॉट फिगर आउट वेरी वेल कि इस डेटा का ट्रेंड क्या है, ठीक है? लेकिन तस्वीरें हमें थोड़ी ज़्यादा याद रह जाती हैं, तस्वीरें हमें थोड़ी समझ ज़्यादा आती हैं। तो बॉक्स प्लॉट बेसिकली एक पिक्टोरियल समरी होती है डेटा पॉइंट्स की। अच्छा, आगे अगली स्लाइड में इसकी गाइडलाइंस हैं और फिर हम इंशाल्लाह 1-2 एग्ज़ाम्पल्स भी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो काम करना होता है ना, वो ये करना होता है कि Q1, Q2 और Q3 की कंप्यूटेशन करनी होती है, यानी क्वार्टाइल्स। ये हम लोगों ने पहले हम करना सीख चुके हैं, ठीक है? और फिर हम एक वर्टिकल या हॉरिज़ॉन्टल मेजरमेंट स्केल बनाते हैं। अच्छा, वर्टिकल हॉरिज़ॉन्टल के ऊपर स्लैश इसलिए है क्योंकि जो बॉक्स प्लॉट्स हैं ना, वो हम 2 तरीक़ों से बना सकते हैं, ठीक है? उसकी डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है, तो फिर हमारे पास इसी तरह से हॉरिज़ॉन्टल एक मेजरमेंट एक्सिस बनेगा, या हम बॉक्स प्लॉट को इस तरह से वर्टिकली भी बना सकते हैं, फिर मेजरमेंट्स एक्सिस जो हमारे पास बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो दैट इज़ टोटली अप टू यू। आपके पास जैसे जगह अवेलेबल हो, आप उस तरह से हॉरिज़ॉन्टली या वर्टिकली उसको बना सकते हो। ओके, हम लोगों ने पॉइंट नंबर 2 भी देख लिया। फिर हम एक लाइन सेगमेंट उसके अंदर ड्रॉ करते हैं, ठीक है? इस तरह से कि हमें जहाँ पे भी उसका मीडियन हो, मतलब Q2 जहाँ पे भी आ रहा है एक लाइन सेगमेंट वहाँ पे ड्रॉ होता है। और इसी तरह से फिर हम एक लाइन उसके अंदर उसके थ्रू ड्रॉ करते हैं, और इस तरह से, या फिर अगर ये वर्टिकली है तो एक लाइन इस तरह से ड्रॉ होती है, एंड वी एक्सटेंड इट टिल अ पर्टिकुलर वैल्यू व्हिच इज़ इक्वल टू, यानी कि दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू 1.5 IQR, or IQR, अच्छा okay, let me not extend it. IQR is basically equal to Q3 minus Q1, ठीक है? ओके, ये आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा कि दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स Q2, अपर पॉइंट Q3 और लोअर पॉइंट Q1, और आपके पास ये जो पॉइंट हम लोगों ने एक लाइन एक्सटेंड की इसमें से, ये लोअर पॉइंट जो है दिस इज बेसिकली Q1 माइनस 1.5 IQR, और ये जो अपर पॉइंट है दिस इज बेसिकली इक्वल टू Q3 प्लस 1.5 IQR। दिस लाइन्स आर कॉल्ड विस्कर्स, ठीक है? अच्छा, और इसी तरह से अगर हमारे पास कोई माइल्ड आउटलायर्स हैं तो वो स्टेरिक के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू के आउटलायर्स हैं जिनको हम एक्सट्रीम आउटलायर्स कहते हैं, तो उनको फिर हम सर्कल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब ये बातें ज़रा समझना इस तरह से मुश्किल है, लेकिन आप इन बातों को कम से कम कहीं पे नोट कर लो, या फिर मे बी यू कैन टेक अ पिक्चर थ्रू योर मोबाइल फ़ोन, और फिर आप इसको अगली स्लाइड में यूज़ कर सकते हो जब हम लोगों ने एक्चुअल बॉक्स प्लॉट बनाना है। अच्छा जी, ये हमारे पास अब एक डेटा सेट है। आप अगेन आई वुड एडवाइज़ कि आप इनकी वैल्यूज़ भी नोट कर लो, ताकि फिर हम इसको बॉक्स प्लॉट जब बनाएं तो फिर हमें बार बार उसका साइज़ कम अदा करना ना पड़े। अच्छा जी, बॉक्स प्लॉट हम लोगों ने बनाना है, हमारे पास 15 वैल्यूज़ गिवन है, और अगर मैं सबसे पहले इन वैल्यूज़ को मतलब मुझे बॉक्स प्लॉट बनाने के लिए या उसके क्वार्टाइल्स निकालने के, इससे पहले मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो मेरे पास जो टोटल वैल्यूज़ गिवन है दे आर 15 इन नंबर, और इफ़ आई राइट देम इन ऑर्डर तो ये मेरे पास 70, 71, 73, 73, 80, 84, 85, 86, 88, 90, 91 और 95, ठीक है? ये वैल्यूज़ मेरे पास बनती हैं। अच्छा, तो मीडियन क्योंकि ये ऑड वैल्यू है, तो मीडियन जो है मेरे पास वो आ जाएगा 16th पोजीशन पे जो वैल्यू है, विच इज़ नहीं 16th नहीं, 8th, 1 2 3 4 5 6 7 8th, मैंने मतलब 15 प्लस 1 बाई 2, ठीक है? 8th पोजीशन पे जो मेरे पास वैल्यू है 80, दैट इज़ इक्वल टू Q2 या फिर मीडियन। अच्छा, और इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे 7 वैल्यूज़ टोटल रह गई। इसमें से अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास जो 70 है दैट विल बी इक्वल टू Q1,
और ये वाली जो मेरे पास वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू Q3। मेरे पास Q1, Q2 और Q3 आ गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने करना ही होता है कि जो गिवन डेटा उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, Q1, Q2 और Q3 फाइंड कर लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास जो IQR है इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज दैट इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 एंड दैट इज इक्वल टू 18। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने ये देखना है, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि क्या मेरे पास कोई आउटलायर तो नहीं है। आउटलायर हम ऐसे फाइंड करते हैं कि मेरे पास जो इसकी जहाँ जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, आउटलायर ज़ाहिर है दो जगह हो सकता है ना, क्या स्मॉलेस्ट साइड पे आउटलायर हो या जो लार्जर डेटा सेट है यानी कि जो लार्ज वैल्यूज़ हैं वहाँ पे कोई आउटलाइंग वैल्यू हो। तो हमें दोनों साइड्स पे चेक करना होता है। तो पहले पे मैं ज़रा चेक करूँगी कि मेरे पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है दैट इज़ 54 एंड नाउ आई वुड लाइक टू सी कि अगर मैं Q1 माइनस 1.5 IQR, ठीक है, यानी कि जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है इसको ज़रा 1.5 गुना बढ़ा के देखूँ तो ये मेरे पास आता है 70 माइनस 1.5 इंटू 18, ठीक है, which comes out to be 43। अच्छा, मैं इसको अब थोड़ी देर में बताती हूँ आपको कि इस 43 का क्या मतलब है, या मुझे ये 43 निकाल के कैसे पता चलेगा कि आउटलायर है कि नहीं। अच्छा, इसी तरह से मुझे अपर साइड भी देखना है। जो मेरे पास लार्जेस्ट वैल्यू है दैट इज़ 95, ठीक हो गया। और अगर मैं Q3 प्लस 1.5 IQR की कंप्यूटेशन करूँ तो आई वुड गेट 103। अच्छा, अब ये मेरे पास 43 आ गया और ये मेरे पास 103 आ गया। तो लेट मी सी या विल सी अहेड कि हाउ डू दीज वैल्यूज हेल्प मी आउट इन फाइंडिंग कि कोई आउटलायर है कि नहीं। अच्छा, अब हम लोगों ने ये किस तरह से बनाना होता है बॉक्स प्लॉट को। ये जो हमें गिवन डेटा वैल्यूज़ है ना उसके हिसाब से हम सबसे पहले तो यहाँ पर एक मेजरमेंट एक्सिस बना लेंगे। जो बस वैल्यूज़ गिवन है उसके लिहाज से मुझे ये आसान लगेगा अगर मैं 50, 55 कुछ इस तरह से कुछ मार्किंग कर लूँ। You can have both different markings as per your convenience। 90 आ गया, ये आ गया 95 और ये मेरे पास आ गया 100। अब मेरे पास जो Q2 है दैट इज़ ऑन 80, ठीक है। अच्छा, चलो हम यहीं पे कर लेते हैं ड्रॉ। ये मेरे पास आ गया Q2 80 के ऊपर और Q1 है 70 के ऊपर और Q3 है 88 के ऊपर। तो ये मैं यहाँ पे करके कहीं पे मतलब 90 का थोड़ा सा पास बनाऊंगी, ठीक है। ये मैंने इस तरह से बना दिया बॉक्स, ठीक है। ये वाली वैल्यू है मेरे पास Q1 पे, ये वाली वैल्यू Q2 पे, ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई Q3 के ऊपर। अच्छा, और उसके बाद जो मेरे पास ये वाली वैल्यूज़ आई हैं Q1 माइनस 1.5 IQR 43, ये है यहाँ से हासा पीछे मैंने उसको कंसिडर नहीं किया, लेकिन उस लेट सपोज कि मेरे पास यहाँ पे कहीं पे अगर वो आता है पॉइंट तो यहाँ पे एक डैश लाइन मैं इधर बनाऊंगी। जो मेरे पास अपर वैल्यू है 103, एक डैश लाइन मेरे पास यहाँ पे बनेगी, ठीक है। ये सॉर्ट ऑफ मैंने बाउंड्री सेट की है और मैं देखना चाहती हूँ कि कितनी वैल्यूज़ मेरे पास इस बाउंड्री के बियॉन्ड आएंगी और कितनी वैल्यूज़ मेरे पास इस वाली बाउंड्री के बियॉन्ड जाएंगी। अच्छा, अब जो मेरे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू डेटा सेट में वैसे अवेलेबल है दैट इज़ 54। तो यहाँ पे अच्छा 54 चूँकि इस बाउंड्री के अंदर अंदर है ना, तो नाउ आई वुड इस तरह से प्लॉट अ लाइन हेयर और जो हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास 95 है दैट इज़ अगेन इनसाइड दिस बाउंड्री वैल्यू। तो आई वुड ड्रॉ अ लाइन हेयर और उसके बाद दिस इज़ व्हाट आई वुड डू, ठीक है। अच्छा, तो ये जो हमारे पास गिवन डेटा सेट का जो बॉक्स प्लॉट बना है ना दैट डजंट हैव एनी आउटलायर वैल्यू।
ठीक है। हाँ, बस अगली एग्जाम्पल में आउटलायर वैल्यूज़ आती हैं, उसमें हम देखते हैं। ओके, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बॉक्स प्लॉट बनेगा, ठीक है। आपके सामने स्लाइड में भी आ रहा है। अच्छा, अब हम लोगों ने देखना है अगला अगली एग्जांपल। एक मिनट। तो एक तो सबसे पहले आप के सामने जो एग्जांपल, अच्छा ये भी सुन के सेंडिंग ऑर्डर में ही है, तो यू नीड नॉट टू मच अबाउट इट, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में तो ये ऑलरेडी गिवन ही है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि उस गिवन एग्जांपल के को देखते हुए Q1 Q2 और Q3 फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास इसमें जो Q1 है, बल्कि Q2 आसान है। सबसे पहले तो Q2 हम निकालते हैं। Q2 कम्स आउट टू बी 28, क्योंकि इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं डेटा सेट में, तो ज़रूरी नहीं कि जो डेटा जो वैल्यू हमारे पास निकले उसका, बल्कि इट नेवर कम्स आउट टू बी अ वैल्यू दैट इज़ इनसाइड द डेटा सेट, ठीक है। अच्छा, Q1 जो है वो मेरे पास निकलेगा 15.5 और Q3 जो मेरे पास निकलेगा 41.5। बाय द वे, अगर आप लोग मैटलैब से थोड़ी सी एक्वेंटेंस है आप लोगों की, तो मैटलैब में अगर आप जाके लेट सपोज कि ये एंटर करो ना, ये सारी वैल्यूज़ हैं, मुझे अभी कुछ वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं 6 12, ये सारी वैल्यूज़ अगर आप एंटर करो तो उसके बाद आप अगर लिखो यहाँ पे क्वार्टाइल एक्स और 3, क्योंकि आपको 3 क्वार्टाइल्स निकालने हैं, तो ये आपको ये तीनों वैल्यूज़ दे भी देगा, ठीक है। एंड देन यू कैन वेरीफाई के आपने ठीक क्वार्टाइल्स निकालने के नहीं निकाले। अच्छा, ओके। हाँ, बस ठीक 3 क्वार्टाइल्स आ गए। उसके बाद हम ये करना चाह रहे हैं कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है, वो हमारे पास आ जाती है 39। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं कि हम Q1 माइनस 1.5 IQR ये करके देखते हैं, और ये हमारे पास आता है माइनस 23.5। और फिर हम Q3 प्लस 1.5 IQR करके देखते हैं, और ये हमारे पास आता है 80.5। अच्छा, अब ये एक बहुत अच्छा, वो जो मैंने बाद में करना चाहती हूँ, मैं फिर थोड़ा प्लॉटिंग कर लूँ तो फिर मैं बताती हूँ। अच्छा, ओके, अब हम जब प्लॉट इसे करने की कोशिश करते हैं तो ठीक है, चूँकि मेरे पास हाँ स्मॉलेस्ट वैल्यू तो कुछ 6 के अराउंड है। और हाईएस्ट वैल्यू काफ़ी बड़ी है। इट माइट नॉट बी पॉसिबल फॉर मी कि थोड़े से, अगर मैं प्रॉब्ली 20 40 60 इस तरह से लेती तो शायद थोड़ा सा आसान हो जाता, बट फॉर नाउ सिंस आई वांट टू कन्वे एन आइडिया, तो दैट माइट बी ओके। अच्छा जी, क्वार्टाइल Q2 मेरे पास 28 पे है, समवेयर ओवर हेयर। Q1 मेरे पास 15.5 पे है, समवेयर ओवर हेयर। और Q3 मेरे पास 41.5 पे, समवेयर ओवर हेयर। तो ये मेरे पास आ गया बॉक्स, और उसके बाद हम लोगों ने अगला काम ये करना होता है कि ये जो वाली वैल्यू मेरे पास आई है Q1 माइनस 1.5 IQR, Q3 प्लस 1.5 IQR, यहाँ पे हमें कहीं जाके ये जो है ना बाउंड्रीज ये लगानी होती है। तो अब जो अगली बाउंड्री है वो मेरे पास चूँकि काफ़ी ज़्यादा देर के बाद आएगी, नहीं, वो इधर ही आ जाएगी, ये 80 पे आ गई। आई एम सॉरी, मैं इसको जो है ना डेटा वैल्यू से कंफ्यूज कर रही थी। Q3 प्लस 1.5 IQR जो कि एक बाउंड्री वैल्यू डिसाइड करता है, वो मेरे पास यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू अपनी डिफाइन करनी है जो कि 6 पे आ जाएगी, तो मैं उसको ये लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। और अब चूंकि मेरे पास जो लार्जेस्ट वैल्यूज़ है ना वो इस बाउंड्री के बाहर जा रही हैं, ठीक है। तो इट्स ओके इफ़ आई
draw a line from here to here, and it's also okay अगर मैं ये लाइन ऑल टुगेदर प्लॉट ही ना करूं। ठीक है, तो मेरे पास चूंकि जो अगला डेटा पॉइंट है आई गेस दैट इज 98। हाँ जी, दैट इज 98 एंड यू विल सी के ये it's not a very big value. I mean it's a little closer to 1.5 IQR, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बेसिकली यहाँ पे जहाँ पे 98 रिप्रेजेंट होता है स्टेरिक से। ठीक है, और जो 1.148 जो है, मैं एक लेट मी यूज दिस स्लाइड और इसको मैं इस तरह से कुछ यूज़ कर लेती हूँ, इस तरह से करके कि हम इसको यहाँ पे कहीं पे 148 तक पहुँच सकें। यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि 150 कम्स आउट समवेयर ओवर हेयर, तो ये मेरे पास सर्कल से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, अच्छा अब ये मुझे कैसे पता चला कि ये माइल्ड आउटलायर है, और ये मुझे कैसे पता लगा कि एक्सट्रीम आउटलायर है? अगर आप उस स्लाइड के पे वापस जाओ तो यू विल कम टू नो कि अगर आपके पास कोई डेटा पॉइंट Q3 प्लस 3 IQR की जो वैल्यू आती है, इसके बाद कोई डेटा पॉइंट आता है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्सट्रीम आउटलायर। ठीक है, और अगर कोई डेटा पॉइंट मेरे पास इसके मतलब Q3 में मैं 1.5 IQR ऐड करूँ, और इसी तरह से Q3 में मैं 3 into 1 QR ऐड करूँ, और इनके दरमियान में कोई वैल्यू आती है, तो दैट विल बी इट विल बी स्टिल बी आउटलायर बट अ माइल्ड आउटलायर। ठीक है, अच्छा तो ओके, इस तरह से हम हमारे पास अगर आउटलाइन डेटा हो तो हम वो भी बॉक्स प्लॉट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मेरा ख्याल है कि लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है, और आपने करना अब ये है कि हाँ जी, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ गई, और जिनके थ्रू आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो आपने अब इन सवालों को थोड़े से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, जो थिंग्स टू इन्वेस्टिगेट में सवाल हैं, और उसके अलावा आपके जो आपकी टेक्स्ट बुक में 1.3 और 1.4 के साथ जो कंपनिंग सवाल हैं, वो आपने करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया है, एज आई इंस्ट्रक्टेड यू इन योर फर्स्ट लेक्चर, कि आप प्लीज़ हर लेक्चर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी क्वेरीज हैं, राइट देम ऑल डाउन ऑन अ पेपर, ताकि फिर आपको भी क्रिस्पली पता हो कि आप क्या पता करना चाह रहे हो और क्या चीज़ आपको पता नहीं है। कई दफ़ा हम चीज़ें जब लिखना शुरू करते हैं तो वी कम टू नो कि ये तो चीज़ हमें अच्छा समझ आ गई है, हमें लिखते हुए भी चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो प्लीज़ डू इट एंड विल डिस्कस दैम ऑन फ्राइडे इंशाल्लाह। तो अभी ये लेक्चर चूँकि हमारा ख़त्म हो गया, तो फिर हम विल स्टॉप हियर। अल्लाह हाफ़िज़।